हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास की दिल्ली सल्तनत की स्थापना की सीरीज में गुलाम वंश के बारे में बताएंगे। गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हुए, तो हम देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में होती है। उसके जो शासक होते हैं गुलाम वंश के, उनमें 11 शासक हैं। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है और अंतिम शासक क्यूमर्स कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए होता है, जिसकी हत्या करके फिर खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्ताना महत्वपूर्ण है और उसके बाद हम देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन काफी महत्वपूर्ण शासक है, जिसने दिल्ली सल्तनत में राजतंत्र के सिद्धांत की स्थापना की है। तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सिविल सर्विसेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। सारे फैक्ट इस तरह से बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका इस तरह से क्लियर होगा कि सारी चीजें आपको समझ में आए और याद रह जाए। तो इसके लिए चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम गुलाम वंश में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बात करते हैं आज हम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, हम देखते हैं कि ये मोहम्मद गोरी के साथ में आया था। इसके अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो ये प्रारंभिक जीवन में दास था और ये निसापुर में एक काजी फखरुद्दीन ने इसे खरीदा था। बाद में अंततः इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीदा जाता है और मोहम्मद गोरी का ये विश्वस्त सिपहसालार बनता है। जब मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करता है, भारत में आक्रमण के दौरान, भारत के सैन्य अभियानों के दौरान ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है और उसका काफी विश्वस्त हो जाता है। जो भी, चाहे वो चंद्रवार का युद्ध रहा हो, चाहे पानीपत का युद्ध रहा हो, इन सभी युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगत होती है। तो हम देखते हैं कि ये गोरी का सिपहसालार है और गोरी के सिपहसालार के रूप में जब गोरी से भारत में अपने क्षेत्रों का एक प्रकार से गवर्नर बना देता है, तो इसका जो मुख्यालय होता है वो इंद्रप्रस्थ होता है। इंद्रप्रस्थ से मतलब समझते ही हैं कि प्राचीन जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। पौराणिक रूप से ये कभी पांडवों की राजधानी रही है, तो इंद्रप्रस्थ को ये अपना मुख्यालय बनाता है। इसकी जाति की अगर बात करते हैं तो ये तुर्क जाति को बिलोंग करता था और इसकी जो उपजाति थी वो ऐबक थी। और इसकी जो उपाधियां हैं सिपहसालार, मलिक और ऐबक, ये महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। इसकी जो उपाधियां हैं तो मोहम्मद गोरी के द्वारा ही ये उपाधियां दी गई हैं इसे। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मलिक की उपाधि और ऐबक की उपाधि तो इसकी है, क्लियर है, इसकी उपाधियां हैं। इसके अलावा कुरान ख्वाह की उपाधि, लाख वक्स की उपाधि, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुरान ख्वाह की उपाधि भी इसकी थी। अच्छे स्वर में कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति, कुरान ख्वाह का मतलब। लाख वक्स माने लाखों का दान करने वाला, तो लाख वक्स की उपाधि भी इसकी थी। अन्य उपाधियां भी हैं लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर इसकी उपलब्धियों की बात करें, इसके प्रमुख कार्यों की बात करें, तो जो इतिहासकार हैं लेनपूल ने यह बताया है कि ऐबक की जो प्रमुख सफलताएं हैं वो एक गवर्नर के रूप में ही हैं। सुल्तान के रूप में उसकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हमें दृष्टिगत नहीं होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन जो भी उपलब्धियां हमें दिखती हैं उसकी गवर्नर के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं। अगर हम देखें तो गवर्नर रहने के दौरान उसने क्या किया है, भारत में उसने कूटनैतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हम देखते हैं किस प्रकार से उसने ताजुद्दीन यल्दौज, जो गजनी का शासक था, मोहम्मद गोरी के बाद सिंध में और मुल्तान में नासिरुद्दीन को बेचा था और उसका एक विश्वस्त स्वयं का साथ दास जो था इल्तुतमिश ये। तो इन तीनों से उसने कूटनैतिक रूप से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, अपने विद्रोहियों का समन करने के लिए उसने ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा क्या करता है वो, अजमेर में भी चौहान शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करके उस पर अधिकार करता है। दिल्ली के तोमर राजा को हटाकर दिल्ली पर विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा मेरठ, बरन, कोयल, कालेजर, ये सारे जो बुंदेलखंड तक के क्षेत्र हैं, महोबा, कालपी, इन सभी क्षेत्रों को वो विजय करता है, अभियान चलाता है।
वरन बुलंदशहर का प्राचीन नाम है, कोयल प्राचीन नाम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। कोयल अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। इन सब पर वो अधिकार करता है। और क्या करता है, जो बंगाल में, हमें पहले ही आपको बताया था कि बंगाल में किस तरह से बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता को स्थापित किया था, बंगाल और बिहार में विजय प्राप्त की थी। बाद में ये खलजियों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करता है। माने इसके जो खलजी होते हैं बंगाल में, वो इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रवार के युद्ध में भी ये उसके साथ होता है मोहम्मद गोरी के। इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है दृष्टिगत होती है सैन्य बयानों में, 1195 में इसने पाटन के सेकंड युद्ध में भीमदेव सेकंड, जो चालुक्य शासक थे गुजरात के, मूलराज सेकंड, उन्हें इसने पराजित किया। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1178 में यही भीमदेव मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी को भारत में प्रवेश करने का अपना मार्ग बदलना पड़ा था। फिर वो पंजाब की ओर से यामिनी वंश को समाप्त करते हुए, पृथ्वीराज को पराजित करते हुए भारत में प्रवेश का मार्ग करता है। पहले वो गुजरात की ओर से आया था और ये माउंट आबू के निकट पराजित हुआ था। उसी भीम सेकंड को कुतुबुद्दीन ऐबक पराजित करता है। तो एक प्रकार से मोहम्मद गोरी की गुजरात पराजय का ये बदला ले लेता है, कहा जाए। अब हम उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वयं में बहुत बड़ा निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के प्रथम नगर की स्थापना करता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, दिल्ली में 7 नगर बसाए गए विभिन्न सुल्तान बादशाहों के द्वारा। इसमें पहला नगर जो दिल्ली है, जो उसने किला ए राय पिथौरा के निकट या मेहरौली के निकट बसाया है। तो दिल्ली के प्रथम नगर को बसाने वाला कौन शासक है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, इसके अलावा इसने क्या किया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कहाँ की? निर्माण कहाँ करवाया? दिल्ली में करवाया। दिल्ली में ये तुर्क शासकों के द्वारा बनवाई गई, तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद है। याद रखिएगा, ये मुसलमानों द्वारा बनवाई गई भारत में पहली मस्जिद नहीं है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में जो पहली मस्जिद निर्मित की गई है वो मोहम्मद साहब के समय में ही केरल में ही निर्मित कर दी गई थी। इसलिए ये तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद है, ना कि मुसलमानों के द्वारा पहली बनवाई गई। अच्छा, इसके बाद देखिए जो 2.5 कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये जैन मंदिर के अवशेषों पर निर्मित की गई है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये अजमेर में मस्जिद उसने बनवाई है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने निर्मित करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया। ये इससे पहले विक्रयराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया संस्कृत का विद्यालय था, जिसे भी इसने मस्जिद में कन्वर्ट किया है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हरकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं वो इसकी दीवारों पर अंकित मिलती हैं। सिविल सर्विसेज में ये भी पूछा जा चुका है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। फिर हम आते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत, निर्माण का आरंभ इसने करवाया। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार के निर्माण को आरंभ करवाया और आरंभ करके क्या किया है? फिर इसने 1 मंजिल का निर्माण कर पाता है। इसका कार्यकाल बहुत थोड़ा था। फिर हम देखते हैं कि इस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। इल्तुतमिश के समय में 4 मंजिल हुआ करती थी। फिर हम देखते हैं फिरोज तुगलक के समय में क्या होता है? कुतुब मीनार की जो 4थी मंजिल है वो बिजली गिरने से ध्वस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो फिरोज तुगलक ने उसकी जगह पर 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। तो इस तरह से देखिए, कुतुब मीनार के बारे में आप याद रखिए, निर्माण इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया, फिरोज तुगलक ने 4थी और 5वीं मंजिल बनवाई। इस तरह से, और इसके बारे में एक फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन है? सूफी संत। इनके सम्मान में इसे बनाया गया।
इसके इनके सम्मान में इसे निर्मित किया गया था। आपको याद रहना चाहिए, कुतुब मीनार माने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, सम्मान में इसे निर्मित किया गया। ये सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसका शासक के रूप में देखिए, अब ये गवर्नर होता है भारत में, तो इसका होता क्या है कि जो मुख्यालय होता है वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। शासक के रूप में क्या होता है, जब ये शासक बनता है तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो ये लाहौर में शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद इसका जो मुख्यालय होता है वो लाहौर होता है, याद रखिए। गवर्नर के रूप में इसका मुख्यालय इंद्रप्रस्थ, शासक के रूप में इसका मुख्यालय लाहौर, लाहौर को तुर्की सत्ता का केंद्र बना के ये सब मतलब शासन करता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट बनता है वो ये है, तुर्की राज्य का भारत में संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि लेकिन इसने धारण नहीं की। इसके बारे में तमाम मत हैं कि ये अंतिम समय तक दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, या फिर जो उसका वैध उत्तराधिकारी था मोहम्मद गोरी का, महमूद गयासुद्दीन, उससे वो किसी तरह का विरोध नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यहाँ तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करता है, न अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, लेकिन शासन बाकायदा 4 साल तक शासक के रूप में लाहौर को केंद्र बनाकर करता रहता है। याद रखिएगा आप। तो इस सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, खुतबा नहीं पढ़वाया, ये सारी बातें करता है, और लेकिन शासन बाकायदा लाहौर से ये करता रहता है। और क्या होता है, 2008 में क्या होता है, गौरी का जो उत्तराधिकारी है गयासुद्दीन महमूद, जो गौरी का भतीजा होता है, उसके द्वारा 1208 में इसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। फिर भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, माने खलीफा से भी किसी तरह की मान्यता प्राप्त नहीं की। हम देखते हैं कि इसे फिरोज तुगलक ने जो दिल्ली में खुतबा पढ़वाता था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इब्न बतूता जो दिल्ली के सुल्तानों की लिस्ट देता है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम को सम्मिलित नहीं करता है। इसीलिए बहुत से विद्वान, बहुत से इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। उनका मानना यह है कि एक तो ये है कि इसने लाहौर को केंद्र बनाया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं है। सेकंड, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद में हम प्रमाण के रूप में देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली सुल्तानों का नाम जो खुतबे में सम्मिलित किया उसमें इसका नाम सम्मिलित नहीं किया ऐबक का। इब्न बतूता ने भी दिल्ली सुल्तानों की सूची में इसका नाम सम्मिलित नहीं किया है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि कुतुबुद्दीन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक नहीं माना जाता। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसकी लाहौर में चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय, पोलो टाइप का ये खेल होता है घोड़े से, तो उस पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोग याद रखें, यह भी सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो जाती है नवंबर 2010 में। ये डेट कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं। और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी एक उपलब्धि और है कि हसन निजामी और फखरुद्दीन, दो ये विद्वान व्यक्ति थे, इनको इसने प्रश्रय प्रदान किया, आश्रय प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया। अर्थात बहुत बड़ा निर्माता भी है, बहुत बड़ा विजेता भी है और विद्वानों का सम्मान करने वाला व्यक्ति भी है। हसन निजामी और फखरुद्दीन जैसे विद्वानों को ये प्रश्रय प्रदान करता है। हसन निजामी के द्वारा जो ताजुल मासिल लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट है। फखरुद्दीन के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये है, फखरुद्दीन ने ये बताया है
कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के ठीक पहले माने 1205 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में माने भारतीय क्षेत्र का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गोरी के बारे में एक बात और है, गोरी ने कहा था कि मेरे हजारों बेटे हैं और वो सब मेरा नाम खुतबे में शामिल करेंगे। उसने अपने दासों को अपने बेटे की तरह बताया है कि वो मेरे उत्तराधिकारी होंगे और खुतबे में मेरे नाम को सुरक्षित रखेंगे। ये सारी बातें हैं जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता होना चाहिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के और गुलाम वंश के बारे में, दास वंश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम लोग फिर से एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा फिर आराम शाह के बारे में पहले और बता देते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है, लाहौर में ये जो अमीर होते हैं वो आराम शाह जो इसका पुत्र होता है, बेटा होता है, उसे लाहौर में शासक बना देते हैं 1210 ईस्वी में। और उसी समय क्या होता है, इल्तुतमिश को दिल्ली के अमीर बदायूं का इत्तेदार था, ये बदायूं का गवर्नर था, बदायूं से बुलाकर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देते हैं। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि ठीक एक समय में ही दिल्ली सल्तनत के दो शासक हो जाते हैं कुछ समय के लिए। आराम शाह लाहौर से शासन करता है, इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करता है। 7-8 महीने का इसका अल्पकाल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आराम शाह और इल्तुतमिश की जूद के मैदान में दिल्ली के पास में युद्ध होता है। इस युद्ध में आराम शाह पराजित होता है और उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह से इसका 7-8 महीने का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, और कभी पूछा भी गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा सुल्तान था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आराम शाह था। तो माने ऐबक वंश के दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तान हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और सेकंड आराम शाह। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको इन सारी चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि गुलाम वंश में 3 राजवंश हुए हैं, गुलाम वंश में भी 3 राजवंश हुए हैं। एक ऐबक राजवंश है, एक शमसी बलबनी। ऐबक में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह होते हैं। शमसी में हम देखते हैं इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक जो शासक होते हैं वो शमसी वंश में होते हैं। गयासुद्दीन बलबन से लेकर केयूमर्स तक जो शासक होते हैं वो बलबनी राजवंश में होते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक जो शासक होते हैं वो गुलाम वंश में ही होते हैं, दास वंश में ही होते हैं, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। अगर ये पूछा जाए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स। अगर क्यूमर्स फैक्ट में ऑप्शनल में न दिया हो तो आपको क्या बात करना होगा, क्यूमर्स अगर है तो क्यूमर्स किया जाएगा, अल्पकाल के लिए ही सही लेकिन शासक बना है। अच्छा, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करते हैं तो 24 जून 1206 को इसका राज्यारोहण होता है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा प्रारंभिक जीवन इसका दास था, ये गौरी का सिपह सालार था, गवर्नर के रूप में इसका मुख्यालय था, और ये क्या है, सिपह सालार और मलिक की उपाधि से शासन करता है। याद रहना चाहिए आपको। कुरान था, कुरान पढ़ने वाला था, लाख बख्श माने लाखों का दान करने वाला था, दानी व्यक्ति था, इसलिए लाख बख्श भी से कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट है जो बनते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि कूटनैतिक वैवाहिक संबंध है और विजय और पुनर्विजय है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पाटन का जो सेकंड युद्ध है जिसमें इसने भीम सेकंड को पराजित किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए आपको। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली नगर बसाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिल्ली का पहला नगर बसाया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माता है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाता है। कुतुब मीनार की नींव रखी, माने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाई गई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि शासक के रूप में उसका मुख्यालय लाहौर में होता है। और दूसरा क्या होता है, ये जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, कौन सा दिल्ली सुल्तान का सुल्तान है जिसने सुल्तान की
उपाधि धारण नहीं की, प्रथम सुल्तान। आगे बाद में और भी होते हैं जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके अलावा ये लाहौर को केंद्र बनाकर शासन करता है, हम देखते हैं। इसके अलावा लाहौर से शासन करने वाला कौन है? आराम शाह अभिलाष लाहौर से शासन करता है। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद चली जाती है, माने दिल्ली से सत्ता केंद्र के बजाय दौलताबाद सत्ता का केंद्र बन जाता है, वो भी एक परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं सिकंदर लोदी ने भी आगरा को अपनी राजधानी स्थापित किया था, आगरा नए शहर को बसाया था, इसी ने सिकंदर लोदी ने, और आगरा शहर की स्थापना की है। और वैसे सारे शासकों की दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली ही दृष्टिगत होती है, दिल्ली ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन निजामी और फखरुद्दीन को इसने संरक्षण दिया है, इंपॉर्टेंट है। चौगान खेल के समय डेथ होती है, कहां डेथ होती है? लाहौर में डेथ होती है, माने स्वाभाविक है कि इसे लाहौर में दफनाया गया है। याद रखिए, कहीं आपको गलत फैक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन इसे लाहौर में ही दफनाया गया है, याद रखिएगा। हसन निजामी फखरुद्दीन को प्रश्रय दिया। हसन निजामी और फखरुद्दीन ताजुल मासिर और तारीख मुबारक शाही के रचयिता हैं। आराम शाह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कुछ समय के लिए शासक होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी संशय शंका अगर हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं आगे के वीडियोस में क्लियर करता रहूंगा। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत होगा, वेलकम होगा। आप किसी भी तरह की फैक्ट, किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो, मुझसे आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और इसे पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। इसमें जो सारे फैक्ट हैं इन्हें आप फिर से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का एग्जाम जो भी हो, सिविल सर्विसेज तक, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक सारे फैक्ट आप पे पूर्ण कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद फिर उसके आगे जो शासक होते हैं उनके बारे में क्रम से बताते जाएंगे, और आपके सुझाव हमेशा स्वागत योग्य रहेंगे। धन्यवाद।